चलिए आज हम लोग एक IIT 93 का क्वेश्चन देखते हैं। ये IIT 93 का जो कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस व्हिच इज वर्टिकल विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। मतलब एक बाउल है जो अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। A particle of mass 10 to the power 2 kg on the fractionless inner surface of the bowl is also rotating with the same omega. This bowl जो inner surface है वो fractionless है, इस पे एक particle है जो ओमेगा वेलोसिटी और सेम ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। द पार्टिकल इज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बाउल। पार्टिकल की जो हाइट है वो बाउल के बॉटम से h हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है। तो बोल रहा है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ओमेगा नीडेड इन ऑर्डर टू हैव अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ h। पूछ रहा है कि ओमेगा की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि h की वैल्यू जीरो ना हो। h मतलब पार्टिकल की हाइट जीरो ना हो या जीरो से ज्यादा हो। चलिए देखते हैं। अगर यहां पे हम देखें तो सबसे पहले तो अगर ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो ये मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ पार्टिकल पे सबसे पहले तो एक mg डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो कि होगा mg जो इस पार्टिकल का मास है। उसके बाद इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी जो स्फीयर के सेंटर से होकर जाएगी। अगर हम किसी भी स्फीयर के सरफेस से एक परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो हमेशा उसके सेंटर से होके ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस बाउल का रेडियस कितना है? r है और ये जो पार्टिकल है ये जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है उसका रेडियस r डैश है। तो हमें एक रिलेशन चाहिए r और r डैश के बीच जो कि हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके निकालेंगे। अगर हम यहाँ से इस ट्रायंगल से साइन थीटा ले, क्या लें? अगर हम साइन थीटा लें, साइन थीटा क्या हो जाएगा? दिस यानी r डैश और दिस की कितनी हो जाएगी? r। यहाँ से हम बोल सकते हैं r डैश इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। यहीं पे अगर इसी ट्रायंगल पे हम cos थीटा लें, क्या लें? cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस। ये वाली हाइट कितनी है? ये वाली हाइट हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी हुई? कैपिटल आर। ये वाला हमारा कितना? h, तो कितना हो जाएगा? r माइनस h। तो यहां से हमारा cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा r माइनस h ओवर r, या इसी को लिखते हैं 1 माइनस h बाई r। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको एक मतलब ग्राउंड से देख रहे हैं। अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो हमें ये मतलब हम ये ग्राउंड पे खड़े हो मतलब हम इनर्शियल फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम इनर्शियल फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा जो इस सर्किल के सेंटर की तरफ होगा। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से हम बोल सकते हैं m sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a रेडियन। ओके, क्योंकि अगर ये नॉर्मली ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इधर आएगा n sin थीटा, इधर आ जाएगा n cos थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं n sin ऑफ थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए रेडियन कितना हो जाएगा? r, यानी कि r डैश, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी होगी? r डैश ही तो होगी, r डैश वाले सर्कल में घूम रहा है, r डैश इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा का वैल्यू उठा के रखेंगे। अगर हम यहां से n साइन थीटा का वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू r डैश बाई r, r डैश बाई r इक्वल्स टू m r डैश ओमेगा स्क्वायर। ये r डैश से r डैश कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया n इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग कौन सा कंपोनेंट देख रहे थे? ये हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे थे। अब हम लोग कौन सा कंपोनेंट देखेंगे? अब हम लोग जाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट में। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या लगाएंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ। चलिए यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ सीधा n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। हम बोल सकते हैं n cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ g। n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको इक्वेशन 1 डाल दो तो ये हो गया m r ओमेगा स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो 1 माइनस h बाई r
इज इक्वल्स टू एम जी। अब अगर यहाँ से m से m हो गया कैंसिल, यहाँ पे तो आर ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एच बाई आर इज इक्वल्स टू जी। ये यहाँ से ये आर हो गया कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा आर माइनस एच इज इक्वल्स टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, या हम लिखते हैं एच इक्वल्स टू आर माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब ये बोल रहा था कि हमें व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नीडेड इन ऑर्डर टू हैव अ नॉन वैल्यू ऑफ एच। तो हमें रिलेशन तो मिल गया, हमें रिलेशन मिल गया एच और ओमेगा में। अब हमें ओमेगा की वो मिनिमम वैल्यू चाहिए जहां पे एच जीरो या जीरो से ज्यादा हो, मतलब कि एच इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि आर माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, या जैसे लगते हैं आर इज ग्रेटर देन जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी बाई आर, या ओमेगा इज ग्रेटर देन रूट जी बाई आर, या जिसे हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी की वैल्यू हो गई 9.8 और आर हमें दे रखा था 0.1, कैंसिल हो गया रूट 98 और ये अप्रॉक्सीमेट 9.89 रेडियन पर सेकेंड। चलिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई, हमारा ओमेगा की हमें मिनिमम वैल्यू तो मिल गई, हमें ओमेगा की मिनिमम वैल्यू तो मिल गई, लेकिन अगर हम अभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे इनर्शियल फ्रेम से, मतलब ग्राउंड से। कहां से? इनर्शियल फ्रेम मतलब ग्राउंड से। अगर हम उठ के इस पार्टिकल के ऊपर बैठते हैं, कहां बैठे हैं? इस पार्टिकल के ऊपर। अब यहाँ पे ये रेडियल कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसके ऊपर आ जाएंगे, हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आ गए, तो क्या होगा, इधर की तरफ एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? स्यूडो फोर्स, जो क्या होगा, जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? उसकी वैल्यू भी होगी एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर। बाकी पूरा इक्वेशन सेम है, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं तो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है, अगर हम इसी के ऊपर जाके बैठ जा रहे हैं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, तो एक स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है। तो जो कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हम किसी रोटेटिंग या एक्सीलरेटिंग या किसी रोटेटिंग पार्टिकल को इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। लेकिन अगर जाके उसी पार्टिकल के ऊपर बैठ जा रहे हैं, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे चले जा रहे हैं, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जा रहा है। बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल भी क्लियर हुआ होगा और ये क्वेश्चन क्लियर हो ही गया होगा। एडवांस उस समय तो सब्जेक्टिव होता था, एडवांस नहीं होता था। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको मजा तो आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।